नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा आइडिया जिसने विशाल साम्राज्यों को तोड़ दिया, नए देश बनाए और करोड़ों लोगों की पहचान ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने एक पेंटिंग बनाई। हाँ, 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी वो। उसमें उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लिए आजादी की मूर्ति की तरफ एक लंबी लाइन में बढ़ रहे हैं और जमीन पर राजाओं के टूटे हुए ताज बिखरे पड़े हैं। ये पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं थी, ये एक तरह से एक भविष्यवाणी थी। एक यूटोपियन विजन कह सकते हैं इसे। यूटोपियन मतलब एक आदर्श दुनिया जो असल में है नहीं। एकदम सही। सोर्यू एक ऐसी दुनिया देख रहे थे जहां देश किसी राजा या साम्राज्य की जागीर नहीं, बल्कि राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट्स होंगे, जहां लोगों की पहचान उनके राजा से नहीं बल्कि उनके देश से होगी। तो ये सपना हकीकत कैसे बना? इस राष्ट्र वाले आइडिया की पहली सबसे मजबूत चिंगारी कहां से उठी? ये चिंगारी उठी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। वो इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। पहली बार सत्ता एक राजा के हाथ से निकलकर आम नागरिकों के हाथ में आई। क्रांति ने ऐलान कर दिया कि अब से फ्रांस के लोग ही फ्रांस की किस्मत तय करेंगे। लेकिन लोगों को ये यकीन दिलाना कि वे अब राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक हैं, ये आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। आखिर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में ये हम सब फ्रेंच हैं वाली फीलिंग, ये सामूहिक पहचान बनाई कैसे? ये परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, उन्होंने कई बहुत स्मार्ट कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने 2 नए शब्द दिए, लापात्री यानी पितृभूमि, पितृभूमि द फादरलैंड, और ले सितवाइयां यानी नागरिक। इसका सीधा मतलब था कि ये जमीन हम सब की है और हम सब इसके बराबर के नागरिक हैं। और फिर राजा का झंडा हटाकर फ्रांस का नया तिरंगा झंडा लाया गया। बिल्कुल। स्टेट्स जनरल, जो पुरानी संसद जैसी थी, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसे अब आम नागरिक चुनने लगे। मतलब सिस्टम में भी बदलाव किए गए। बहुत बड़े बदलाव। पूरे देश में एक जैसे कानून बनाए गए। शहरों के बीच लगने वाले टैक्स, मतलब आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, वो खत्म कर दिए गए ताकि व्यापार आसानी से हो सके। हाँ, और नाप तौल का भी एक ही सिस्टम लाया गया। और सबसे जरूरी, भाषा। पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती थी, उसे पूरे राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। मकसद साफ था, जब लोगों की भाषा एक होगी, कानून एक होंगे, झंडा एक होगा, तो वे खुद को एक राष्ट्र महसूस करने लगेंगे। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की। उसने तो हाँ, नेपोलियन ने क्रांति से मिले लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया था। तो फिर राष्ट्रवाद की कहानी में उसका क्या रोल था? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस आदमी ने लोकतंत्र को खत्म किया, वही क्रांति के सबसे जरूरी विचारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। एक तानाशाह क्रांति के विचारों को फैला रहा था। ये तो बड़ी मजेदार बात है। है ना? नेपोलियन ने 1804 में अपना सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, किसानों को गुलामी से आजाद किया। और ये सब वो सिर्फ फ्रांस में नहीं कर रहा था। नहीं, वो जहां जहां जीतता गया, इन सुधारों को वहां भी लागू करता गया। तो अनजाने में नेपोलियन राष्ट्रवाद के बीज उन जगहों पर बो रहा था जो बाद में उसी के साम्राज्य के खिलाफ हो गए। पर लोगों का रिएक्शन कैसा था? मिला जुला। शुरू में लोगों ने उसे एक मसीहा की तरह देखा, लेकिन फिर बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और सेना में जबरदस्ती भर्ती ने जल्द ही इस जोश को गुस्से में बदल दिया। तो फ्रांस में ये नया आइडिया जन्म ले चुका था, लेकिन बाकी यूरोप तो अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। हाँ, जहां बड़े बड़े साम्राज्यों और राजाओं का राज था। उस समय का यूरोप आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। क्या तब जर्मनी और इटली जैसे देश थे? बिल्कुल नहीं। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश थे ही नहीं। ये सब छोटे छोटे राज्यों और राजवाड़ों में बटे हुए थे। और दूसरी तरफ बड़े साम्राज्य थे। हाँ, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य, एक विशाल एम्पायर जिसमें जर्मन, इटालियन, हंगेरियन, पोलिश बोलने वाले, मतलब अलग अलग भाषा और कल्चर के लोग रहते थे। उनमें आपस में हम वाली कोई भावना नहीं थी। तो इस बिखरे हुए यूरोप में राष्ट्रवाद का झंडा किसने उठाया? कौन से लोग थे जो इस बदलाव को आगे बढ़ा रहे थे? 2 बिल्कुल अलग वर्ग थे। एक तरफ था पुराना शक्तिशाली कुलीन वर्ग यानी अरिस्टोक्रेसी, ये जमीनों के मालिक थे। और दूसरी तरफ औद्योगिकरण से पैदा हुआ एक नया वर्ग, बिल्कुल नया मध्य वर्ग। इसमें व्यापारी, उद्योगपति, वकील और प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग थे।
राष्ट्रवाद का आइडिया इन्हीं के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उदारवादी राष्ट्रवाद या लिबरल नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या था इन लोगों के लिए? देखिए, इस शब्द के दो मतलब थे। राजनीतिक तौर पर ये लोग चाहते थे कि सरकार सबकी सहमति से बने। वे राजा के दैवीय अधिकारों को खत्म करना चाहते थे। मतलब एक संविधान और संसद वाली सरकार। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? ये उदारवादी लोग राजनीतिक आजादी की बात तो कर रहे थे, लेकिन वोट देने का हक सबको नहीं देना चाहते थे। अच्छा, तो ये उदारवाद सिर्फ अमीर पुरुषों के लिए था। एकदम सही पकड़ा आपने। वे सार्वभौमिक मताधिकार यानी सबको वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनके लिए वोट का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। महिलाओं को तो इस अधिकार से पूरी तरह बाहर रखा गया था। और इसका आर्थिक मतलब क्या था? आर्थिक रूप से ये लोग बाजारों की आजादी चाहते थे। वे चाहते थे कि सामान और पूंजी की आवाजाही पर सरकार के लगाए गए प्रतिबंध खत्म हों। इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है 1834 में बना ज़ोल्वेराइन। यह प्रशिया की पहल पर बना एक कस्टम यूनियन था जिसने दर्जनों टैक्स बैरियर हटा दिए और 30 से ज्यादा करेंसी की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी। वाह! मतलब इसने एक तरह से जर्मनी को राजनीतिक रूप से एक होने से पहले ही आर्थिक रूप से एक कर दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर 1815 में नेपोलियन हार गया। हाँ, वाटरलू की लड़ाई में। हाँ, तो फिर पुरानी दुनिया ने पलटवार किया होगा। जोरदार पलटवार किया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि वियना में मिले। इस मीटिंग की मेजबानी कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। मेटरनिच जो पुरानी व्यवस्था के सबसे बड़े समर्थक थे। बिल्कुल। उन्होंने मिलकर वियना की संधि की, जिसका एक ही मकसद था, यूरोप में राजशाही को वापस लाना और क्रांति के हर निशान को मिटा देना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव व्यवस्था बना दी गई जो किसी भी तरह की आलोचना या असहमति को बर्दाश्त नहीं करती थी। तो क्या ये रूढ़िवादी ताकतें, ये पुराने साम्राज्य राष्ट्रवाद के इस नए और खतरनाक आइडिया को कुचलने में कामयाब रहे? वे कोशिश तो पूरी कर रहे थे, लेकिन इस आइडिया को दबाया नहीं जा सका। दमन के डर से ये उदारवादी राष्ट्रवादी अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए। और यही एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे मेटरनिच जैसे लोग अपनी व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। गियुसेppe मज़ीनी। हाँ, मज़ीनी। बिल्कुल। मज़ीनी इटली के क्रांतिकारी थे। उन्होंने 2 गुप्त संगठन बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। उनका मानना था कि भगवान ने देशों को मानवता की प्राकृतिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों का छितरा नहीं बल्कि एक होकर एक गणराज्य बनना चाहिए। उनके विचारों में बहुत आग थी। इतनी कि मेटरनिच ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। तो एक तरफ मेटरनिच की पुरानी दुनिया थी और दूसरी तरफ मैज़ीनी के नए सपने। टकराव तो होना ही था। और वो हुआ। 1830 और 1848 के बीच क्रांतियों का एक तूफान आया। 1830 में फिर फ्रांस में क्रांति हुई। और इसी घटना पर मेटरनिच ने अपनी मशहूर लाइन कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। फ्रांस से प्रेरणा लेकर बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। इसी दौरान यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था ना? हाँ, जिसने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों में राष्ट्रवाद की आग जला दी। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उसके लिए समर्थन जुटाया। आखिरकार 1832 में यूनान एक आजाद देश बन गया। यानी राष्ट्रवाद सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ा जा रहा था। नहीं, बल्कि कविताओं और कहानियों में भी जिंदा था। संस्कृति ने बहुत बड़ा रोल निभाया। कैसे? रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म नाम का एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ, जिसने तर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं, दिल की आवाज और लोक संस्कृति पर जोर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली राष्ट्र महलों में नहीं बल्कि गांव के किस्से, कहानियों और लोकगीतों में बसता है। एकदम सही। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे लोगों का यही मानना था। उन्होंने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों, दस फॉल्क में मिलती है, और इस संस्कृति की आत्मा को उन्होंने वोल्क्सगाइस्ट कहा। मतलब एक तरह से राष्ट्र की आत्मा या नेशन की वाइब कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसे लोकगीतों, लोक कथाओं के जरिए ही समझा और फैलाया जा सकता है। ग्रिम बंधुओं की कहानियां जो हम बचपन में पढ़ते थे, उनका भी इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल है। ग्रिम ब्रदर्स सिर्फ बच्चों के लिए कहानियां इकट्ठी नहीं कर रहे थे, वे जर्मन लोक कथाओं को जमा करके एक तरह से जर्मन राष्ट्रीय पहचान को गढ़ रहे थे। वाह! और पोलैंड में तो भाषा ही हथियार बन गई थी। हाँ, जब रूस ने कब्जा कर लिया तो पोलिश भाषा बोलना भी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। चर्च में रूसी भाषा की जगह पोलिश भाषा का इस्तेमाल रूसी हुकूमत के खिलाफ एक हथियार बन गया। फिर आया 1848 का साल। ऐसा लगता है इस साल पूरे यूरोप में जैसे आग ही लग गई थी। 1848 सच में उथल पुथल का साल था। एक तरफ भूख, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान आम लोग सड़कों पर थे। पेरिस में विद्रोह हुआ,
सिलीसिया में बुनकरों ने बगावत कर दी। और इसी के साथ साथ पढ़े लिखे मध्य वर्ग की भी एक क्रांति चल रही थी, जो संविधान और संसदीय सरकार की मांग कर रही थी। जर्मनी में तो उन्होंने एक संसद भी बना ली थी। हाँ, फ्रैंकफर्ट शहर में। वहां एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। लेकिन जब उन्होंने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने इसे ठुकरा दिया। क्यों? उसने कहा कि वो जनता से मिले हुए ताज को स्वीकार नहीं करेगा, और फिर सेना बुलाकर संसद को भंग कर दिया। ये तो बहुत दुखद अंत हुआ। मतलब इतनी मेहनत से संविधान बनाया और जिसे राजा बनाना था उसने मना कर दिया। हाँ, ये उदारवादियों की एक बड़ी हार थी। और इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठकर देखने तक ही सीमित थी। तो 1848 की ये उदारवादी क्रांति तो फेल हो गई। फिर जर्मनी और इटली जैसे बड़े देश बने कैसे? यही कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या? 1848 के बाद रूढ़िवादियों को समझ आ गया कि राष्ट्रवाद की इस लहर को दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने इसे खत्म करने की जगह इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का फैसला किया। अच्छा, मतलब उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी राज्य की शक्ति बढ़ाने और राजनीतिक दबदबा कायम करने के लिए किया। बिल्कुल। अब राष्ट्र बनाने का काम क्रांतिकारियों ने नहीं, बल्कि राजाओं और उनकी सेनाओं ने अपने हाथ में ले लिया। जर्मनी के एकीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का आयरन चांसलर। हाँ, इस प्रक्रिया का आर्किटेक्ट था प्रशिया का मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क। वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करता था। उसका तरीका था लौह और रक्त, यानी ब्लड एंड आयरन की नीति। हाँ, उसने प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 साल में 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। तीनों में प्रशिया की जीत हुई। और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बिल्कुल। जनवरी 1871 में वर्साय के शीश महल में प्रशिया के राजा कैसर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। और इटली की कहानी, वो भी कुछ ऐसी ही थी? इटली की कहानी थोड़ी और जटिल और रोमांटिक है। वो भी 7 राज्यों में बटा हुआ था। एकीकरण में 4 लोगों का हाथ माना जाता है। हाँ। पहले ग्यूसेप मैज़िनी, जिन्होंने इसका सपना देखा था। दूसरे सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जिन्होंने एकीकरण की कमान संभाली। और तीसरे उनके मुख्यमंत्री कैवूर, जो बिस्मार्क की तरह ही बहुत चतुर थे। बिल्कुल। कैवूर ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया। और चौथे थे एक्शन हीरो ग्यूसेप गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी, ये तो अपनी रेड शर्ट आर्मी के साथ एक फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं। थे भी वैसे ही। मतलब कैवूर दिमाग से खेल रहे थे और गैरिबाल्डी जमीन पर लड़ रहे थे। एकदम सही। दोनों का तरीका अलग था, पर मकसद एक था। गैरिबाल्डी ने अपने हजारों स्वयंसेवकों यानी रेड शर्ट्स के साथ दक्षिण इटली पर चढ़ाई की और वहां के स्पेनिश शासकों को भगा दिया। और फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यह एक मजेदार किस्सा भी है ना। हाँ, जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ दिया था, उन्होंने इटालिया शब्द कभी सुना ही नहीं था। उन्हें लगा कि ला तालिया राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है और वे उसके लिए लड़ रहे हैं। क्या बात है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रवाद का आइडिया पढ़े लिखे लोगों से आम जनता तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जब हम भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं, तो क्या राष्ट्रों को एक चेहरा देने की, एक इंसान के रूप में देखने की ये परंपरा भी यूरोप से आई? हाँ, ये वहीं से शुरू हुआ। इसे रूपक या एलेगोरी कहते हैं, जब आप किसी अमूर्त विचार जैसे आजादी या राष्ट्र को एक व्यक्ति या चीज के जरिए दिखाते हैं। जैसे फ्रांस में मारियान। हाँ, फ्रांस में ये चेहरा बनी मारियान और जर्मनी में ये बनी जर्मेनिया, जो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। इन तस्वीरों ने लोगों को राष्ट्र के आइडिया से भावनात्मक रूप से जोड़ने में बहुत मदद की। तो 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद का स्वरूप काफी बदल चुका था। जो आइडिया आजादी और लोकतंत्र के नारे के साथ शुरू हुआ था, अब उसका क्या हुआ? सदी के अंत तक राष्ट्रवाद अपना उदारवादी लोकतांत्रिक चोला उतार चुका था। अब ये एक संकीर्ण और आक्रामक सिद्धांत बन गया था। मतलब राष्ट्रवादी ग्रुप्स एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठे थे और बड़ी यूरोपीय ताकतों ने अपने साम्राज्यवादी मकसदों को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और शायद इसका सबसे विस्फोटक नतीजा हमें बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला। ये भी परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। बाल्कन की सिचुएशन एक प्रेशर कुकर जैसी थी। ये एक ऐसा इलाका था जहां बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते थे, जिन्हें स्लाव कहा जाता था। तो इस प्रेशर कुकर में तनाव क्यों बढ़ रहा था? इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, ये इलाका कमजोर पड़ रहे ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। दूसरा, यहाँ राष्ट्रवाद के विचार फैलने से अलग अलग देश आजादी के लिए लड़ रहे थे। और तीसरा, ये नए देश आपस में भी लड़ रहे थे। हाँ, ये नए बने बाल्कन देश खुद एक दूसरे से जलते थे और ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पना चाहते थे। और चौथा और सबसे खतरनाक कारण था बड़ी शक्तियों का दखल। रूस,
जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी सब इस इलाके पर अपना कंट्रोल चाहते थे। मतलब ये एक अखाड़ा बन गया था। बिल्कुल, बस एक चिंगारी की देर थी। इस इलाके में कई युद्ध हुए और आखिरकार यही तनाव पहले विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। तो ये थी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी। एक आइडिया जो एक कलाकार के सपने से शुरू हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की आग में तपा और पूरे यूरोप में फैल गया। इसने नए देश बनाए, लोगों को नई पहचान दी। लेकिन कहानी के अंत में यही आइडिया साम्राज्यवाद से जुड़कर 1914 में यूरोप को एक भयानक तबाही की तरफ ले गया। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। राष्ट्र राज्य का ये आइडिया यूरोप में पैदा हुआ, लेकिन इसे पूरी दुनिया ने अपना लिया। इस यूरोपीय आइडिया ने भारत जैसे उन देशों के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया जो खुद यूरोपीय साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे।